हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे मैम केवीएस पीजीटी के लिए भी कुछ डेमो क्लास दे दीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में केवीएस पीजीटी के लिए एक गज़ल को देखेंगे कि इसकी हम लोग व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो 11th क्लास की बुक है, हिंदी की बुक आरो, उसी में चैप्टर दिया हुआ है। दुष्यंत कुमार की ये गज़ल है साए में धूप। इस संग्रह से इस गज़ल को लिया गया है। चूँकि गज़ल का कोई शीर्षक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इसी प्रकार से गज़ल लिख दिया गया है। तो हम लोगों को इसमें प्रस्तावना प्रश्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बच्चों से थोड़ी बातचीत करने के बाद ही हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टली अगर हमें पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो इस जाकर हम लोग इसको स्टार्ट नहीं कर देंगे। पहले हम बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि अच्छा बच्चों, बताइए आप लोग अपने खाली समय में या फिर अपना मन बहलाने के लिए क्या करते हैं। अच्छा, संगीत सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, ओके, और हाँ, आप गज़ल भी सुनते हैं। किस प्रकार की गज़ल सुनना आपको पसंद है? चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार गज़ल सुनाने वाली हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको मज़ा भी आएगा और आज की क्लास हमारी काफ़ी इंजॉयफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं कि इस गज़ल को हम लोग किस प्रकार से पढ़ाएंगे। फिर जो है, गज़ल का हर एक शेर जो है वो स्वतंत्र होता है, यानी कि इसमें आगे पीछे हमें क्रम का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है गज़ल लिखते वक्त। लेकिन हाँ, उन जो हम लोग शेर लिख रहे हैं उसमें तुकबंदी होनी आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन है यहाँ पे, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। फ्रेंड्स देखिए, मैं इतना अच्छा तो इसको मैं नहीं गा पाती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी बेहतर देने की कोशिश कीजिएगा जैसे मैंने दिया है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे कविता या फिर कोई गज़ल या फिर दोहा पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको इसी तरह से लयबद्ध उसके गाकर ही पढ़ाना पड़ेगा। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग अर्थात कि सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, परंतु आज स्थिति ये है कि शहरों में भी अर्थात कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, यानी कि चिराग के द्वारा रोशनी नहीं पहुँच पाई है। नेताओं की घोषणाएं जो हैं वो सिर्फ कागजी हैं, यानी कि वास्तविक धरातल पर वैसा कुछ नहीं होता है। उनकी जो घोषणाएं होती हैं वो सिर्फ कागज़ों में ही देखने को मिलती हैं। और जो दूसरी पंक्तियाँ हैं उसमें कवि कहता है या दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि देश में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो कि नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती हैं, परंतु कवि उन्हें जो है दरख्त की संज्ञा देते हैं, क्योंकि दरख्त के नीचे तो हमें अक्सर छाया मिलती है, लेकिन यहाँ पर छाया मिलने की बजाय हमें धूप मिल रही है। तो अर्थात ये संस्थाएं जो हैं ये आम आदमी का शोषण करने लगी हैं। चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। ऐसे में आम व्यक्ति को निराशा ही होती है। और मुख्यतः इस गज़ल में जो देखा जाए तो इस गज़ल का केंद्रीय भाव यही है कि राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे खारिज किया जाए और नए विकल्प की तलाश शुरू की जाए। चलिए आगे पंक्तियाँ हम लोग देखते हैं। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नज़र के लिए। फ्रेंड्स, ये इसकी अगली पंक्तियाँ हैं जो कि दूसरे पैराग्राफ में दी गई हैं। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं कि कवि जो है वो आम व्यक्ति के विषय में यह बताना चाहता है कि ये लोग गरीबी व शोषित जीवन जीने को मजबूर हैं। यदि इनके पास अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र नहीं भी हो तो ये पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे।
उनमें जो है विरोध करने की भावना जो है वो समाप्त हो चुकी है, यानी कि वो किसी भी हालत में विरोध नहीं कर सकते हैं। यदि इनके पास जो है अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र नहीं भी हों तो अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे, किंतु विरोध नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो हैं वो ही शासकों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनके कारण ही उन्हीं का जो राज है वो बहुत शांति से चलता है, क्योंकि ना वो विरोध करेंगे और ना ही उन्हें जो है इसका ध्यान आएगा। दूसरे शेर में जो दुष्यंत कुमार जी हैं वो कहना चाहते हैं कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आदमी का वह सपना तो है। यानी कहने का ये आशय है कि ईश्वर जो है वो मानव की कल्पना ही तो है। इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं और इसी तरह जो उनका जीवन है वो कट जाता है, किंतु वो किसी प्रकार का विरोध नहीं करते हैं। और उनकी विरोध न करने की वजह से ही जो उच्च सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका राज जो है आराम से और शांति से चलता है। और राज चलाने के लिए ये जरूरी भी है कि जो शोषित वर्ग है वो चुप ही रहे, किसी भी स्थिति में विरोध ना करे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी हैं इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। फ्रेंड्स देखिए, ये पंक्तियाँ भले ही बहुत अच्छी से ना गाई जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि पंक्तियाँ जो हैं वो सिर्फ पढ़ी जा रही है एक कहानी की तरह। इसीलिए जब भी आप वहाँ पे अगर आपसे किसी गज़ल या फिर कविता या फिर किसी पद्य का भावार्थ करने के लिए कहा जाता है तो आप अपनी तरफ से बेहतर देने की कोशिश करें। जितनी भी अच्छी तरीके से आप उसे लयबद्ध करके गा सकते हो उतनी अच्छे से उसे गा करके सुनाएं, उसके बाद फिर उसका भावार्थ करें। तो आइए हम लोग भी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पहले शेर में जो एक कवि है वो आम व्यक्ति के विश्वास की बात बताता है कि आम व्यक्ति को विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती है। परंतु कवि को इसके विपरीत ही इंतजार है कि ये जो आम आदमियों के स्वर हैं जो कि शांति से बैठे हैं, किसी प्रकार का विरोध नहीं प्रकट करते हैं। तो दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि हमें इंतजार है इस बात का कि इनके आवाज़ में भी असर हो, यानी इनके स्वर में भी क्रांति की चिनगारी हो, इनकी आवाज़ बुलंद हो और आम व्यक्ति जो है वो संगठित होकर विरोध करे तो भ्रष्ट व्यक्ति को भी समाप्त किया जा सकता है। दूसरे शेर में कवि कहना चाहता है कि शायरों और शासक के संबंध में उनके खिलाफ जो है लोगों को जागरूक करना चाहता है कि इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान, यानी कि जो लोग उनके विरोध में कुछ लिखते भी हैं, अर्थात कि कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे कि गज़ल के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी है। वे हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे विरोध में कोई भी स्वर या कोई भी आवाज़ न उठने पाए। अगर एक दो लोगों के यहाँ से आवाज़ उठती भी है उसे दबा दिया जाए ताकि हमारा सत्ता राज जो है वो कायम रह सके। तीसरे शेर में शायर कहते हैं कि जब तक हम अपने बगीचे में जिए तो गुलमोहर के प्रकार जिएं या गुलमोहर के नीचे जिएं, और जब हमारी मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरें। यानी कि मनुष्य जब तक जिए तो वो मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए और दूसरे भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में मरें। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इस गज़ल की जो पंक्तियां हैं इनका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इन पंक्तियों को एक दो बार ऐसे भी याद कर लेते हैं, इन भावार्थ को सुन लेते हैं, तो ये पंक्तियां आपको आसानी से याद हो जाएंगी। फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि आप सभी लोग अलग अलग मतलब काव्य याद कर जाएं, क्योंकि अलग अलग जो इंटरव्यू आपका होगा सबको अलग अलग पैनल दिए जाएंगे और ये काफ़ी कम इसकी संभावना है कि सभी लोगों का इंटरव्यू एक ही जगह पे हो। ऐसा नहीं होगा, सभी लोगों के इंटरव्यू अलग अलग जगह पे होंगे और सभी के बोर्ड पैनल जो हैं वो अलग अलग होंगे। तो अगर आप लोग दो तीन काव्य या भी याद कर लेते हैं या गज़ल या कविताएं याद कर लेते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी और गज़ल को किस प्रकार से वहाँ पर लयबद्ध करके सुनाना है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।